ब्रॉक लेसनर के आने जाने का तो देखो हमको कुछ पता चल नहीं रहा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के जो टीजेस हैं ब्रॉक लेसनर को लेके वो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू की एक पूरी लिस्ट चल रही है जहां पे वो 25 ग्रेटेस्ट समर स्लैम मैचेस की बात कर रहे हैं। अब उसमें एक और मैच उन्होंने ऐड कर दिया है जो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का है। भाई उस टाइम की डब्ल्यूडब्ल्यू की तो मेरी अलग ही फीलिंग है, स्पेशली वो मैच जब रियल टाइम में देखा था भाई, इतना ज्यादा केओस उसमें फील हो रहा था। बट एंड में जाके फिर जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा निकलता है कि लगा इतना सब कुछ हो गया और आ रहा है। उसके बाद अभी भी इन सारी ताकतों के ऊपर ब्रॉक लेसनर ही है। तो कहने का मतलब ये कि टीजेस अभी इनके कम नहीं हो रहे। जैसे पॉल हेमन ने भी अपने प्रोमो में बोला, उन्होंने बिग डॉग तो बोला, उन्होंने ये तो बोला कि दिस इज ब्रॉन ब्रेकर्स यार्ड जो कि अंडरटेकर और रोमन रेंस के रेफरेंस में थी, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट बिग थिंग भी बोला था। अब रोमन रेंस वाली चीज तो हो गई सारी, तो क्या अब ब्रॉक लेसनर वाली चीज रह रही है? उसके बाद जैसे रोमन रेंस का रिटर्न हुआ वैसे ही ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी होगा। इसीलिए कह रहा हूं टीजेस स्पेकुलेशन कंटिन्यू है, लेकिन फ्यूचर क्या है यार ये तो फिर शायद भगवान ही जानते हैं इस समय। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 713 में। और सबसे पहले आपकी झोलिया में भरने वाला हूं खुशियों से, क्योंकि कुछ रीसेंट हमको अपडेट पता चली है रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस का रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ में, उन्होंने तोड़ दिया वहां पे ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉनसन रीड को अपना रिटर्न करके एकदम से हंगामा मचा दिया। अब जो अगले दोनों मंडे नाइट रॉ के एपिसोड होने वाले हैं समर स्लैम तक, वहां पे दोनों ही एपिसोड में थोड़ा सा शॉकिंग है सुनना, लेकिन ये प्रीमियम आदमी अवेलेबल अपनी प्रेजेंस देने वाला है। मतलब कि दोनों ही रॉ के एपिसोड्स में रोमन रेंस होंगे वहां पे, एंड ऑब्वियसली वहां पे वो अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब वैसे तो देखो अगर आप मिला के देखोगे तो 3 हफ्ते ही रोमन रेंस समर स्लैम के अपने मैच को बिल्ड करेंगे, जो कि बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि ये जो समर स्लैम जैसा शो है ये मतलब चल रेसलमेनिया से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसे जो समर स्लैम वाले मैचेस होते हैं उसकी भी मैचेस की बिल्ड कई महीनों पहले से तैयार हो जाती है। और देखा जाए तो कई महीनों पहले से तैयार तो हो गई थी, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद जो रॉ में हुआ उसी के आगे प्रोग्रेशन में ही समर स्लैम का मैच हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये प्रीमियम आदमी जो है एक उस रॉ में आया था और अब ये इस रॉ में आ गया है। उसके बाद अभी 3 हफ्ते और रहेगा और उसके बाद फिर जाके समर स्लैम में मैच होगा। तो ये थोड़ा सा है गड़बड़ वाला मामला। लेकिन कंसिडरिंग जैसा रोमन रेंस का रिसेंट इतिहास रहा है, आने वाले जो ये 2 हफ्ते बचे हैं समर स्लैम के, वो भी सरप्राइजिंग लग रहा है कि रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पर होंगे अपने इस मैच को बिल्ड करने के लिए। चलो अपनी तरफ से थोड़ा सा एक मैं प्रयास करता हूं कि जेली रोल को लेके आपके मन में जो थोड़ी इज्जत है वो बढ़ जाए। सबसे पहले तो जिस लेवल की डेडिकेशन वो दिखा रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि उन्होंने अपनी जहां पे वो रहते थे उनका ओरिजिनल जो भी रहने का घर होगा वहां से अब उन्होंने अपने आप को रिलोकेट कर लिया है और वो परफॉर्मेंस सेंटर डेली आते हैं ट्रेन करने के लिए अपने इस मैच की तैयारी करने के लिए। मतलब उन्होंने अपना जो पूरी जान है वो इसमें झोंक दी है। और साथ में ये भी पता चला कि वो ट्रेन भी कर रहे हैं केविन ओवंस के अंडर, वो मतलब काफी सारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके अंडर वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो वहां पे दे पाएं। और साथ में जेली रोल ने ये भी बोला कि अगर तुम इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देख रहे तो ये परफेक्ट टाइम है दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू करने का। और आपको ट्रेविस स्कॉट के बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि कैसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस बंदे को कोई बहुत बड़ा मैच होने वाला है, समर स्लैम तो लॉक्ड ही था कि ट्रेविस स्कॉट वहां पे लड़ेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो ट्रिपल एच ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा शॉट लिया उनके ऊपर। वो जेली रोल की तारीफ करते हुए ये बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत पैशनेट है, वो पूरा डेडिकेट कर देंगे अपना टाइम, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो शॉर्ट रह जाते हैं। आप कुछ नाम लेके नहीं बोला ट्रिपल एच ने, लेकिन जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बातें रेसलमेनिया के बाद फेंकी थी ट्रिपल एच ने ट्रेविस स्कॉट के बारे में और उसके बाद से वो गायब हैं, आप मान सकते हो, ज्यूम कर सकते हो कि शायद ये जो बात है वो उन्होंने ट्रेविस स्कॉट के लिए बोली हुई है। तो ये चल रहा है इस समय कुछ जेली रोल को लेके सीन। और पता नहीं ये जेली रोल का शो है या क्या है, मुझे नहीं पता, जिसको पता होगा बताना। जिमी किमेल शो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे भाई रैंडी ओटन और ड्रू मैकिंटायर लड़ पड़े, धक्का मुक्की पहले इनके बीच हुई और उसके बाद दरवाजे से पता नहीं कहाँ जाके निकल लिए, बिल्कुल गिरते पड़ते जाते ऐसे बैरिकेड पे स्पीयर पड़ता है वैसा स्पॉट था। और उसके बाद जब उस शो में उस पैनल में सिर्फ जेली रोल थे तो वहां पे लोगन पॉल भी निकल के आए और लोगन पॉल ने एक तगड़ा वाला चोक स्लैम खाया है जेली रोल का। और ये जेली रोल का चोक स्लैम मारना तो वो कौन सा मैं भूल गया, दिमाग से बिल्कुल ही उड़ गया, किसी शो में था, बताना आप कमेंट में, जहां पे उन्होंने बहुत मस्त वाला
चोक स्लैम लगाया था, ग्रेसन वॉलर को लगाया था शायद, तो वहाँ से लोग बोल रहे थे भाई इस बंदे का पहला चोक स्लैम है WWE टीवी पे और इतना अच्छा इसने लगाया। तो वैसे करके अब जो है उन्होंने बिल्कुल टेबल भी ऐसी चूज़ की, उन्होंने भाई ऐसा मारेंगे कि बिल्कुल तबाह ही वो हो जाएगी। तो अपना तो ये जो है पूरा काम कर रहे हैं इस मैच को बिल्ड करने के लिए। और इनिशियली मैं अनहैप्पी था इसको लेके, अभी भी स्टिल हूँ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को मैं मान रहा हूँ कि भाई उनको और तगड़ा कोई स्पॉट मिलना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है। तो चलो इस वाला जो ये वाला जो टैग टीम मैच है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। अब रोने धोने के अलावा ज़्यादा तो कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते और उससे कुछ जो फ़ायदा है वो भी नहीं होगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक गुंथर वाला मीम भी हमको मिला है मंडे नाइट रॉ से। अब भाई देखो इसको सीएम पंक भी एज मीम पोस्ट कर रहे हैं जिनके जिनके ओपोनेंट होने वाले हैं समर स्लैम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन क्या लिखा है, वी अपोलोजाइज फॉर द डिले, वी आर 65th इन द लाइन फॉर टेक ऑफ। मतलब जब ये फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो इन सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ का सबसे बड़ा फट्टा ये रहता है, क्योंकि यहीं पे इनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो वैसे करके बता रहे हैं कि ये मेरा रिएक्शन होता है जब फ्लाइट है वो इतनी डिले हो जाती है। और गुंथर से रिलेटेड एक और शॉकिंग बात पता चली, और इसके ऊपर भाई ओपिनियन अपना ज़रूर देना, क्योंकि ये जो है जनता से मैं जवाब चाहता हूँ। तो क्या पता चला हमको गुंथर के बारे में, ये पता चला कि जो बैक स्टेज लोग हैं वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं गुंथर को लेके कि उनका जो कि गुंथर को लेके जो फैंस का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग इनफ नहीं है रेटिंग्स और टिकट सेल्स के लिए। और बावजूद इसके जो ट्रिपल एच हैं वो काफ़ी हाई हैं या काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहते हैं गुंथर के। आप देखो इसको सीधा कंपैरिजन में डालते हैं जरा कोडी रोड्स से। अगर आप इन रिंग कैरेक्टर की बात करोगे, रेसलिंग मैचेस में चलो एक बार बराबर देख लो, लेकिन अगर आप ओवरऑल इन रिंग पैकेज की बात करोगे तो जो गुंथर है ऑब्वियसली मेरे नज़र में तो देखो माइल्स आगे हैं कोडी रोड से। जिस तरीके से गुंथर के कैरेक्टर में या फिर उनके मतलब अगर आप पिछले कुछ साल उठा के देख लो तो आपको बहुत सारे गुंथर के ऐसे मूवमेंट्स मिलेंगे जहां पे वो स्पॉटलाइट में नहीं भी थे, लेकिन फिर भी मतलब ऑब्वियसली चैंपियनशिप उनके पास कहीं ना कहीं आगे पीछे थी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था उनके ऊपर। लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर जाते थे कि लोग उनके बारे में बात करते थे। और अगर आप इसको कोडी रोड से कंपेयर करो तो इन रिंग उनका जलवा इतना तो नहीं रहा गुंथर के जैसा, लेकिन अगर आप टिकट सेल्स की बात करो या फिर मर्चेंडाइज की बात करो या फिर रेटिंग्स की ही बात कर लो, चलो रेटिंग्स को साइड कर लेते क्योंकि आजकल वो मैट्रिक समझ में नहीं आता उसको कंपेयर कैसे करना है, लेकिन अगर आप बाकी दो चीज़ों को देखोगे तो कोडी रोड्स उसमें आगे था। तो फिर ये ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई बंदा जो रिंग में ज़्यादा अच्छा है वो दूसरे को आउटशाइन कर सकता है, लेकिन जब बात आ रही है ऐसे मर्चेंडाइज की या फिर टिकट सेल्स की तो फिर वो बंदा उस लेवल का नहीं है। तो फिर ऐसे में अब क्या देखें कि इन रिंग अगर कोई बंदा अच्छा है दैट डज नॉट मीन कि वो ज़्यादा टिकट सेल्स कर सकता है या फिर वो ज़्यादा रेटिंग्स लेके आ सकता है या फिर वो जो है मर्चेंडाइज बेच सकता है। तो ये बड़ा अजीब सा एक वो डिलुलू सा है कि कोई बंदा अगर अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के बिजनेस के लिए भी अच्छा हो, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा नहीं है इन रिंग बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं हो। जबकि कोडी रोड्स के बारे में शायद ही कोई डाउट कर सकता है कि उस बंदे ने बिजनेस बना के नहीं दिया, क्योंकि भाई प्रूफ्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं और जो नंबर्स हैं वो कभी भी झूठ तो देखो नहीं बोलते हैं, मतलब बोल देते हैं कभी कभी लेकिन मोस्टली नहीं बोलते। तो फिर ऐसा कैसे है, इसके बारे में अगर आपकी कोई एक्सपर्ट राय है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, क्योंकि है बड़ा अजीब सा कि ठीक है बंदा वैसे अच्छा है लेकिन बिजनेस के मामले में उतना अच्छा नहीं हो रहा। बट फिर ट्रिपल एच को भी है भाई यार ये तो मेरा खास बंदा है, इसको कैसे पुश ना करूं मैं। एकदम से ही आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी बात निकल के आई है सीएम पंक, विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के बारे में जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इतने टाइम से सीएम पंक WWE से गायब थे। सर्वाइवर सीरीज 2023 वो शो बनता है जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ और किसी को भी कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये सीएम पंक बंदा जो है वापस कंपनी में आने वाला है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई थोड़ी सी अलग है। सीएम पंक ने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये बात रिवील करी कि 2018-19 का एक पीरियड था जहां पे वो विंस मैकमैन से जाके पर्सनली मिले थे, वहां पे ट्रिपल एच भी थे और उनके बीच में एक हैंडशेक अग्रीमेंट हुआ जिसमें बात रखी जाती है कि सीएम पंक अब वापस आने वाले हैं WWE में। तो यानी कि 2023 में जो सीएम पंक का रिटर्न हुआ ये 2018-19 में ही हो जाता, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ उस समय किसी डील पर नहीं आ पाई या फिर सीएम पंक का रिटर्न नहीं हुआ। तो सीएम पंक ने ये बताया कि वो जो विंस मैकमैन भाई साहब हैं उन्होंने उसके बाद से मेरे को जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने मेरे को बिल्कुल जो है घोस्ट कर दिया, मेरे किसी भी चीज़ का कोई जवाब मुझे वहाँ से आया नहीं और इस वजह से मेरा रिटर्न हो नहीं पाया था, वरना शायद 2018-19 में ही सीएम पंक जो है वापस आ जाता है। तो ये बड़ी ही
एक वाइल्ड स्टोरी हुई, इससे पहले ये बात हमने कहीं भी नहीं सुनी। अगर ये बात किसी और सोर्स की तरफ से निकल के आती तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन ये बात खुद सीएम पंक ने बोली है। और फिर जो बातें बोली जाती हैं कि अगर विंस मैकमैन होता तो सीएम पंक कभी वापस नहीं आ पाते, ये दोनों ही जो है सिक्के के पहलू पता चल रहे हैं इससे कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि बातचीत तो हुई थी इनके बीच में। तो जो वो ब्रिजेस के बीच में आग लगी हुई थी उसको दोबारा से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन फिर ये भी कह सकते हो कि फायदा क्या हुआ, रिटर्न तो हुआ नहीं। तो कह सकते हो कि हाँ, विंस होते तो शायद नहीं आ पाते सीएम पंक। बट देखो भाई, ये 2018-19 में ही ऐसे डील करके बैठ चुके थे, और उसके बाद फिर हमने AEW वाला भी जो पूरा सीन सपाटा है वो देखा था सीएम पंक का, और उसके बाद फिर वो फॉक्स वाले बैक स्टेज पर भी आए थे। तो इतनी सारी रोलर कोस्टर राइड से ये भरा हुआ था पूरा सफर। और मैं तो सीएम पंक की स्टोरी से यही सीख लेता हूं कि भाई बिजनेस में और खासकर WWE में इन लोगों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता। अगर बिजनेस बनाने की बात आई तो चाहे पिछले कुछ भी कैसे भी कांड रहे हो, ये जो है वो चीज़ करेंगे ही करेंगे जो इनको बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगी। और 2023 का सर्वाइवर सीरीज का सीएम पंक का रिटर्न इस बात का एक प्राइम एग्जांपल है। कल वीडियो पे जो मैंने आपको पॉल हेमन का रिएक्शन दिखाया था ना रोमन रेंस के रिटर्न के बाद, बंदा एकदम से झल्ला गया था। तो वहां पे कैप्शन में लिखा हुआ था कि पॉल हेमन को समझ में आ गया था कि ही स्क्रूड अप। तो उस बात का जवाब दिया है पॉल हेमन ने, और धमकी भी दे दी है रोमन रेंस को। आप इस वाले उनके कमेंट में देख सकते हो। उन्होंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो लेसन है वो तो सिखाया जाएगा, और मैं श्योर कर सकता हूं दैट इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। तो पॉल हेमन ओरेकल भाई साहब ने अपनी पूरी जो प्लानिंग है वो कर ली है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को लेके, लेकिन जिस गुस्से से रोमन रेंस वापस आए हैं भाई, क्लियर है कि इतना आसान तो होने नहीं वाला ये वाला जो सारा सीन सपाटा है पॉल हेमन के लिए। और हमको ये भी पता चला कि ओरिजिनली जो WWE का प्लान था मैच के लिए समर स्लैम में, ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से आया है, डेव मेल्जर चिचा की तरफ से आया है कि समर स्लैम में सिंगल्स मैच WWE प्लान कर रही थी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का, बट जो फिर सेथ रॉलिंस के साथ हुआ उस वजह से ये मैच ऑब्वियसली अब हो नहीं सकता। अब जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं है सेथ रॉलिंस की इंजरी, क्योंकि अगर सिंगल्स मैच समर स्लैम में करवा देते भाई तो मेरे तो अरमान है इनका मैच रेसलमेनिया में देखने के, क्योंकि इस मैच को बनाने के लिए अच्छे से टाइम लगा के जब तुम इसको पूरा ऐसा पकाओगे ना, तो जो खाना है, जो स्वाद है PLE में, उसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही लेवल का आएगा। तो ये सिंगल्स मैच तो बिल्कुल अलग सा लगा मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो पाथ है वो ऐसे बनना था कि पहले मल्टी पर्सन मैच, फिर शायद ब्रॉन ब्रेकर, एंड देन लास्ट में जाके फिर सेथ रॉलिंस के साथ पंगा, क्योंकि शील्ड ब्रदर्स है और इनकी स्टोरी में अभी भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। और सेथ रॉलिंस अब बाहर हो गए थोड़े से, तो इंटरव्यूज़ वगैरह में वो आ रहे थे, और भाई बहुत फनी वे में उन्होंने एक बात बोली, उनसे वो खुद बोलते हैं कि मंडे नाइट रॉ अगर तुमने देखी होगी तो रोमन रेंस वापस आ गया, और सेथ ने खुद बोला कि चलो ठीक है मैं गायब ही हो गया, अब मैं वो वाला टाइम ढूंढूंगा जब रोमन रेंस वैसे भी छुट्टी पे तो बहुत जाता ही है, तो जब वो बंदा छुट्टी पे होगा तब मैं वो सही टाइम ढूंढूंगा वापस आने का। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस बंदे से जो है दूर ही रहूँ, ऐसा सेथ रॉलिंस बोलते हैं। और अपनी इंजरी के बारे में उन्होंने बताया हुआ, ये कह रहे हैं कि अभी देखो मेरा जो नी है वो काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ था, तो अच्छे से हमको रिजल्ट्स मिले नहीं है, हम थोड़ा सा और इसका वेट करेंगे। बट सेथ रॉलिंस ने ये बात बोली है बिना किसी डॉक्टर की कंफर्मेशन के कि जितना मैं अपनी बॉडी को जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए शायद मैं अब WWE से गायब होने वाला हूं, आउट होने वाला हूं। बट उन्होंने अच्छा ये भी बोला कि जब भी देखो मेरी इंजरी होती है मैं यही सोचता हूं कि अच्छा क्या मैं रेसलमेनिया तक आ सकता हूं वापस। तो इस बात को लेकर तो होपफुल हैं सेथ रॉलिंस। तो यार इन्होंने तो कुछ बहुत लंबी चौड़ी सी टाइमलाइन बता दी है वापस आने की, कि यार मतलब ये तो ऐसा ही फील करवा रहे हैं कि जैसे कि अब सेथ रॉलिंस जो है बहुत टाइम के लिए गायब हो गए। और अब इसके ही कंट्रास्ट में बिल्कुल मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि अगर सच है तो भैया लोग इसको कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी का पार्ट 2 हो सकता है, इतना ज्यादा ये शॉक वैल्यू लेके आ सकता है। तो कहना ये है कि सेथ रॉलिंस की जो इंजरी हुई है ना नी में, ये एक्चुअल में इतनी कोई सीरियस इंजरी है ही नहीं, बल्कि WWE सिर्फ इसको सेल कर रही है कि ये कोई बहुत खतरनाक उनको इंजरी हो गई है, ताकि टाइम से पहले जब सेथ रॉलिंस वापस आ जाएं तो लोग एकदम से शॉक हो जाएं, लोग एकदम से सरप्राइज हो जाएं। तो कहना ये, और ये भी जो है मेल्जर की तरफ से आई है, वो ये कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को कोई माइनर इंजरी ही है, और WWE ऐसा दिखा रही है कि उन्होंने एक इंजरी को वर्क किया है, कुछ माइनर इश्यूज तो हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन ऐसे भी नहीं है। और ये WWE इसलिए प्लॉट कर रही है कि जब सेथ रॉलिंस वापस आएगा तो सारे के सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड जगह पर सेथ रॉलिंस वापस आएंगे। फिर ब्रायन एल्वारेज ने भी ये बोला कि हाँ, क्योंकि अगर सही में ऐसी कोई सीरियस बात होती सेथ रॉलिंस के बारे में तो हमको मंडे नाइट रॉ पर ही पता चलता। और सेथ रॉलिंस को भी अगर आप देखोगे तो बिना डॉक्टर की कंफर्मेशन के जैसे वो बोल रहे हैं, फील तो हमको यही करवाया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस बहुत टाइम के लिए गायब
होने वाले हैं। बट देखो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसके ऊपर फिलहाल शायद ओपिनियन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट अगर सही में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भाई एक बहुत बड़ा शॉकर शायद हम लोगों के लिए तैयार हो रहा है और हमारा इंतजार कर रहा है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू। इसे कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।